70%, 71% के अराउंड जो है वो है जल। ठीक है। और 29% जो है वो है हमारा स्थल। वैसे हम लोगों ने चारों तरफ क्या देखा, हम लोगों ने चारों तरफ स्थल ही देखा है ना। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्थल है, जबकि सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर जो मौजूद है वो है जल, और वो भी 71%। इतना जल होने के बावजूद भी बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो क्या जल का संकट महसूस कर रहे हैं, है ना। तो वो क्यों, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग देखें सबसे पहले कि जो इस पृथ्वी पर मौजूद है 71%, 71% जल है और 29% स्थल है। तो हम लोग देखते हैं ये जो जल मंडल है, जल मंडल का अगर हम लोग शब्द करें, शब्दार्थ करें, तो हमें पता चलेगा जल प्लस मंडल, जल का मंडल, जल का समूह। तो जल, आप लोग जल जो लिखा है ना जल, इसका जो जल है ना जा, इससे ही बना है जीवन। जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना होगा ना, जल ही जीवन है, सुना है। तो जीवन का जो आधार है, या जीवन का जो एक तरह से मैं कहूँ इस फॉर्मेट में, तो बिना जल के जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है। तो जल मंडल, अब हम लोग देखते हैं कि जो जल मंडल है, ये दो, हम लोग दो चीजों में इसको देखेंगे कि जो जल मंडल है ये प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है, प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है, प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है। और दूसरा देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और कितना कितना मौजूद है, कहाँ कहाँ प्लस कितना कितना। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी में जो प्रकृति है, ये प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है। तो देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो जल मंडल है वो प्रकृति में, सॉरी, प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है। हम्म तो जल देखते हैं कि जो प्रकृति में किस किस रूप में मौजूद है। तो आप लोगों को पता है ये जो है तीन रूपों में मौजूद होते हैं। आप लोगों ने देखा ना, जल की जो होती तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। एक होती है ठोस, ठोस रूप में मौजूद है, और जल के रूप में मौजूद है जिसे द्रव भी कहते हैं, ठोस द्रव। और तीसरा जो है वो है गैस, गैस के रूप में मौजूद है। यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में इस प्रकृति पे जो जल है उसकी उपस्थिति मिलती है। ठोस में अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि ठोस में बर्फ के रूप में मिलती है ना, बर्फ के रूप में मिलती है। जैसे आप ग्लेशियर्स देख लें, हिमानी जिसे कहते हैं। आप जो है पहाड़ों पर बर्फ देख सकते हैं, जमी रहती है पहाड़ों पर बर्फ, है कि नहीं। और क्या देख सकते हैं, ओलावृष्टि के रूप में भी तो आती है, वो भी तो जल ही है, जल का ठोस रूप है ओलावृष्टि। और अगर हम द्रव के रूप में देखें तो हमें पता है वो किसके रूप में मौजूद है, जल के रूप में मौजूद है कि नहीं। और अगर हम गैस के रूप में देखें तो हमें पता है कि ये वाष्प के रूप में मौजूद है, वाष्प के रूप में। और वाष्प रूप में कहाँ मौजूद है, पूरे के पूरे वातावरण में मौजूद है, पूरे वातावरण में मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें, देखो जो पत्तियां होती है ना, वृक्ष की जो पत्तियां, उनमें भी क्या होता है, जल होता है। और जब जल होता है उनमें, तो सूर्य जो होता है उन पत्तियों को, उन पत्तियों से जल का अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी क्या निकाल निकाल ले जाता है, क्यों, ये वाष्प बनाता कौन है,
वाष्प तो ताप बनाएगी ना, और ताप किसके पास है? सूर्य के पास। तो सूर्य जो है वो वाष्प, जल को वाष्प में कन्वर्ट करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, और किस किस में मौजूद है वाष्प के रूप में? तो आप देखेंगे कि वायु में मौजूद है, वायु में भी तो नमी होती है, तो वायु में नमी के रूप में मौजूद है। मिट्टी में भी देखो आप नमी होती है ना, नम मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी भी होती है। तो भुरभुरी तो नहीं, लेकिन जो मिट्टी एकदम से जो नम है, जिस मिट्टी में नमी है, उसमें भी तो जल मौजूद है, एक कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मौजूद है। वाष्प वैसे भी जो है बहुत ही कम मात्रा में इस पृथ्वी पर मौजूद है। अभी आगे देखेंगे जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में जो मौजूद है पानी, जल, वो तीन अवस्थाओं में मुझे मिलता है। एक तो ठोस के रूप में मिलता है जो कि बर्फ है, जो हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है? ग्लेशियर में मिलती है, पहाड़ों पर मिलती है बर्फ के रूप में, ओलावृष्टि जब होती है। ये द्रव के रूप में मौजूद है, द्रव कहाँ है? जल है, वो तो जल ही है। और गैस के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये वाष्प के रूप में पूरे वातावरण में फैली हुई है। क्लियर? अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रकृति में, प्रकृति में oh shit, प्रकृति में कहाँ कहाँ और कितना कितना, कहाँ कहाँ प्लस कितना कितना मौजूद। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं जल का। ये जल जो है वो पृथ्वी में कहाँ कहाँ और कितना कितना मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, इसको हम पहले देखते हैं महासागरों में। महासागरों, तो आपको पता चलेगा कि जो महासागर है इनमें लगभग जल 97.25% मौजूद होता है। कितना? 97.25, 97.25% जो जल की मौजूदगी होती है। पूरा जल कितना होता है? पूरा जल 100% है इस पृथ्वी पर, है ना। इस पृथ्वी पर मान लिया हमने जो है 100% जल है, जिसमें से अकेले महासागरों के पास कितना है? 97.25। और आपको पता है ये जल कैसा है? ये जल लवणीय है, इसमें लवण मौजूद है, लवणीय जल है ये। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इसको पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है लवणीय रूप में मौजूद है। अब सोचो 100% में से अगर 97.25% अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 97.25% अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आप कितना बचेगा? 75 इधर बचेगा और 2 इधर बचेगा, यानी 2.75% इतना जल बचा है। तो आप फिर से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको पता चलेगा कि बर्फ के रूप में, अभी आपने बर्फ देखी ना, ग्लेशियर्स, हिमानी जिसे कहते हैं, उनमें बर्फ पहाड़ों पर आपने देखी है, ओलावृष्टि के रूप में देखी। तो ये जो बर्फ के रूप में जो जल है वो मौजूद है 2.05%। कितना? 2.05%। तो अब अगर हम इसमें से 2.05% निकाल दें तो हमें बचेगा 0.7, यानी 0.7%, 0.7%। ठीक है, तो हम इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हमें पता चलेगा कि भूमिगत जल, जिसे हम पीते हैं पानी निकाल के समर के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू, तो हैंडपंप के थ्रू और समर के थ्रू और जैसे भी निकालते हैं ना पानी को पीने के लिए, तो भूमिगत, भूमि के अंदर जो जल मौजूद है, भूमिगत जल जो है वो है अराउंड 0.68%। कितना? 0.68%। अब अगर हम 0.68 इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.2, और कितना? 0.02 के अराउंड, 0.02 के अराउंड बचेगा, 0.02 के अराउंड बचेगा। और आपको पता होना चाहिए जो 0.02 है वो कहाँ पे मौजूद है? वो है अन्य तरीके से मौजूद, जैसे हमने वाष्प कहा ना, वाष्प में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं जो अन्य रूपों में जो मौजूद है वो है 0.02%। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 100% का। सर्वाधिक जल की जो उपलब्धता है वो है महासागरों में, ये है 97.25%, जो कि लवणीय जल है।
दूसरा जो सबसे ज्यादा स्रोत पानी का जो मिलता है वो है बर्फ में, और ये है अराउंड 2.05%। और जो पेयजल है, जो भूमि के अंदर जल होता है जिसे हम लोग पीते हैं, वो कितना है? 0.68% है ना। और जो अन्य रूपों में मौजूद होता है जैसे वाष्प है, मिट्टी में नमी है, पेड़ों में नमी है, ये सब जोड़ के जो है लगभग 0.02% इसका जल जो है उपलब्ध होता है। तो आप लोगों ने देखा। और ये जो है पूरी प्रकृति पे अगर हम कहें कि पूरी पृथ्वी पर कितना जल पाया जाता है, तो पूरी प्रकृति पे जो जल है, पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो है 71%, है ना, 71%। और स्थल जो है वो है 29%। अब हमने ये जो 71% है ना, अब ये अपने आप में 100% हो गया ना जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तभी तो बांटेंगे प्रकृति में कहाँ कहाँ कितना कितना जल है। आप लोगों ने पता है ना कि प्रकृति में जल कितना मौजूद है? ये तो 71% मौजूद है ना टोटल। पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है? भूमि है। तो यही 71% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये 71% अपने आप में 100% हो गया, और 100% को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 97% जो है वो पानी लवणीय जल है लगभग महासागरों में। बर्फ जो है वो लगभग 2.05% है। और भूमिगत जल जो है वो है 0.68%। और जो अन्य रूपों में मौजूद है जल वो है 0.02%। अब हम लोग देखते हैं जल चक्र के बारे में। क्या आखिर जल चक्र क्या होता है? वाटर साइकिल। जल चा लिखना, जा लिखना है। जल चक्र, राइट। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र तो हमें पता चलेगा। देखो अब बहुत ध्यान से समझना है ना, प्लीज थोड़ा सा इधर फोकस कर लें। ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, और वो भी मुस्कुराता हुआ। और ये सूर्य, अब आपको पता है ना कि जमीन पर आपका क्या मौजूद है? वाटर। ये मौजूद है वाटर, ठीक है। कोई समस्या? पानी में तो क्या समस्या और कुछ भी नहीं। अब क्या कर रहा है ये सूर्य? सूर्य का टेम्परेचर गिर रहा है नीचे। सूर्य की किरणें आ रही ताप के रूप में, ये किरणें आ रही सूर्य की। और इस किरणों ने क्या कर दिया? इस जल का क्या किया उसने? इस जल का क्या कर दिया? इस जल को कन्वर्ट कर दिया वाष्प में। भाप बनेगी ना, भाप बनेगी ना, जिसे इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया जो जब वाष्प बनता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। वाष्प है और करण है। वाष्प का मतलब वाष्प होता है, और करण का मतलब होता है होना। यानी वाष्प का होना। वाष्प बना किससे? पानी से। ये पानी था ना मौजूद, पानी से क्या बना? वाष्प बना। अब ये वाष्प उठकर ऊपर ही जाएगी ना भैया मेरे, ये वाष्प उठ के कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर क्या मिलेगा हमें? ऊपर मिलेगी एक, ये वाष्प में क्या है? वाष्प में नमी है। और आपको पता है कि ऊपर उठ के गर्म हवा जो होती है वो ऊपर मिलती है, और गर्म हवा के साथ ये मिलेगी और ऊपर जाएगी। अब ऑलरेडी ये भी तो गर्म है ना, ये भी तो गर्म है, ये ऊपर उठ रही है। तो इसका कांटेक्ट होगा किसके साथ? इसका कांटेक्ट बनेगा आपका ठंडी हवा के साथ। वाष्प गर्म है, ऊपर उठी, और ये जो गर्म हवा है, गर्म, ये मैं इधर कर दूं गर्म, ये गर्म है, और ये हवा ठंडी हवा के साथ इसका कांटेक्ट होगा। और जब इसके साथ कांटेक्ट होगा तो एक दूसरी प्रक्रिया बनेगी। दूसरा एक जो है टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे, शब्द शब्द आता है जिसे कहते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? संघनन करते, कंडेंसेशन। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जैसे आप लोग जब खाना खाते होंगे, है ना, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब खाना नहीं, मतलब मैं ऐसे कह दूं कि जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, भाप बन रही है। अगर उस बर्तन के ऊपर अगर मैं ऐसे हाथ, मतलब बर्तन जो है ना, भाप बन रही है, उस भाप के ऊपर अगर मैं हाथ लगा दूं तो मेरा हाथ कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है। अगर मैं कोई प्लेट लगा दूं उसके ऊपर, तो प्लेट में क्या होगा? तो प्लेट में क्या होगा? तो प्लेट में हो आ जाएंगी बूंदें ना, पानी की बूंदें आ जाएंगी।
तो जो पानी की बूंदें होंगी वही क्या होता है, वो होती है कंडेंसेशन, यानी गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संघनन बनाते हैं। क्लियर। और सोचो, जब ये संघनन यानी पानी की बूंदें उसमें इकट्ठी हो रही इकट्ठी हो रही इकट्ठी हो रही, तो पानी की बूंदों में क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, वजन हो जाएगा। जब पानी की बूंदों में वजन हो जाएगा, और आपको पता है इस पृथ्वी पर क्या है, इस पृथ्वी पर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब चीजें नीचे आएंगी। तो ये जो पानी की बूंदें हैं, जब ज्यादा वजन हो जाएगा तो ये बूंदों के रूप में आ जाएगा नीचे, पानी के रूप में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, पानी की बूंदों के रूप में ये आ जाएगा नीचे। अब सोचो, ये महासागरों में एक तरह से मान लो ये महासागरों में मिल जाएंगे ना, या कहीं भी पानी की बूंदों के रूप में, तो चारों जगह चारों ओर बरसेंगी पानी की बूंदें। जब पानी की बूंदें चारों ओर बरसेंगी तो ये किस में मिलेंगी, अगेन पानी बनेगा। फिर इसको कौन है, सूर्य क्या बना देगी, फिर से भाप बना देगी, और फिर से संघनन होने के फिर से पानी बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या बन जाएगा, एक तरह से जल चक्र बन जाएगा। क्या बनेगा, जल चक्र। इज इट क्लियर। मैं एक बार फिर से बता दूं ना, एक बार फिर से बता, जो सूर्य है इसके पास अपना क्या है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जब सूर्य बहुत तेज निकलेगा, जब सूर्य जो है बहुत तेज आसमान में चमकेगा तभी वाष्प बनता है, नहीं नहीं। जब सूर्य उदय होता है ना, स्टार्टिंग फेज होता है ना सूर्य का, तो उसी समय से ही वाष्प बननी शुरू हो जाती है। बस जैसे जैसे सूर्य तेजी होता जाएगा, मतलब अपना जो प्रकाश है वो तेज करता जाएगा, तो वैसे ही वैसे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी। और जब ये वाष्पीकरण होकर जो वाष्प है जब ऊपर उठेगी, तो आपको पता है कि ऊपर हमारी ठंडी हवा के साथ इसका क्या होगा, इसका ठंडी हवा के साथ जो है समन्वय, और समन्वय होकर ठंडी प्लस गर्म हवा दोनों क्या बना देगी, संघनन। क्या बना देगी, कंडेंसेशन। आप लोगों ने एक चीज, अच्छा मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, गर्मी के टाइम पे आप लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कैसी होती है, फ्रिज में से निकालते हैं एकदम से ठंडी, और उसको हम क्या करते हैं, जमीन में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं ना, तो इससे टकराती है हवा। और हवा, अब आप लोगों को पता होगा इस कोल्ड ड्रिंक में जो ठंडा है उससे ठंडी हवाएं तो नहीं होगी, हवाएं थोड़ी गर्म होंगी, और इससे जब टकराएंगी तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में पानी हो जाता है ना, नीचे पानी सा फैल जाता है, और बोतल में भी थोड़ी थोड़ी बूंदे बूंदे बनती है ना, वही होता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया। वैसे ही जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, संघनन। और ये संघनन होकर, और ये संघनन कहाँ होता है, ये बादलों में होता है संघनन। ठीक है, बादलों में होता है, और संघनन होगा, और धीरे धीरे बूंद एक छोटी सी बनेगी, और फिर इसके बाद और ज्यादा बाष्प होकर धीरे धीरे बूंदों का वजन बढ़ता जाएगा, और ये वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। अच्छा हाँ, जो वर्षा के रूप में नीचे गिरता है इसको हम लोग कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, वर्षण। तो आपने तीन चीजें यहां पर देखेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से संघनन, संघनन से वर्षण, अगेन वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षण, वाष्पीकरण संघनन वर्षण, ये क्या बन जाएगा, ये एक चक्र बन जाएगा जी। और ये चक्र किसका बन रहा है, ये बन रहा है जल का, तो ये क्या हो गया, आपका जल चक्र हो गया। क्लियर है, साफ है, या बिल्कुल साफ हो गया दिमाग से, बताया मुझे। हम्म। गुड, ये गुड क्यों लिख रहे हैं आप, अच्छा आपस में कॉम्प्लीमेंट। तो हमने अब जो चीज देखी है, हाँ, थैंक यू। अब जो हम लोगों ने चीजें देखी अब वो हम लोग एक बार सैद्धांतिक रूप में देख लेते हैं आखिर क्या हुआ। देखो, सबसे पहले था ताप, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का स्रोत क्या है, सूर्य। इस टेम्परेचर से, ये जो टेम्परेचर है किस पर पड़ रहा था, जलमंडल पर, जलमंडल पर पड़ रहा था।
जलमंडल से क्या हुआ? वाष्पीकरण। आप लोग उसी फिगर से उसको रिलेट करते जाइएगा, है ना। क्या हुआ? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या बनेगा? संघनन। कंडेंस होगा ना, दोनों हवाएं कंडेंस होगी, संघनन हुआ। संघनन से क्या बना? संघनन से क्या हुआ? वर्षण। वर्षण हुआ ना, वर्षण हुआ। और वर्षण होने के बाद फिर इस पर क्या पड़ेगा? ताप। वर्षण बन के ही मिलेगा तो जलमंडल में ना, और फिर क्या पड़ेगा? ताप, और ताप बन के क्या बन जाएगा? फिर से वाष्पीकरण, फिर से संघनन और वर्षण अगेन। तो ये प्रोसेस है और इसको हम लोग कहते हैं जो है जल चक्र। अच्छा देखो, कुछ और चीजें मैं लिख दूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। जस्ट होल्ड। वाष्पीकरण और इसके बाद हुआ था वर्षण। वर्षण के बाद जो हुआ था ओके, तो देखो, आपको पता है ना ताप कहाँ से है? सूर्य से। जलमंडल तो आप लोग जानते ही हैं, आप ही जस्ट पीछे मैंने सोर्सेज बता दिए जलमंडल के। जो है 71% जो है जल मौजूद है पृथ्वी पर। और वो भी अगर मैंने कहें कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है और किस किस रूप में मौजूद है वो मैंने बता दिया, तो ये एक प्रकार से जलमंडल के उदाहरण हमने देखे। तो उसके बाद वाष्पीकरण जो होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है ताप के कारण। किसके कारण होता है? ताप के कारण। ठीक है। ताप के कारण किस में कन्वर्ट होता है? जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वर्षण नहीं, पहले आएगा संघनन। फिर उसके बाद क्या होता है? संघनन, है ना। इसी के आगे लिख लीजिएगा, है ना, इधर जगह नहीं है तो मुझे इधर लिखना पड़ा। संघनन। संघनन में क्या क्या चीजें होती हैं तो आपको पता चलेगा कि वाष्प के कण मिलेंगे। वाष्प के कण किसके साथ? ठंडी हवा के साथ। ये दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या बनेंगे? और ये कंडेंसेशन में क्या बनता है? ये बनता है बादल। बादल बनता है जिसमें वाष्प के कण होते हैं और ठंडी हवा, बादल बनते हैं। फिर क्या होता है? वर्षण, है ना। और वर्षण जो होगा किस किस की वजह से होगा? तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचेगी बूंदों को, तो वो नीचे गिरेंगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है इनको नीचे खींचती है। क्लियर? नीचे खींचती है। ओके। तो ये एक पूरा क्या बना? ये आपका पूरा एक जल चक्र बना। ठीक है। और ये वर्षण अगर हम देखें तो वर्षण के प्रकार को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वर्षण किस किस रूप में होता है? ये सिर्फ वर्षा ही नहीं है वर्षण। ये आपको मिलेगी मैं कहूँ फुहार, आपने देखी होगी, फुहार के रूप में भी गिरती है। ओस भी आती है ना। और वर्षा तो है ही, वर्षा एक फैक्टर जोड़ लो, वर्षा है। और अगर हम वर्षण में जोड़ें तो कोहरा है, ये भी एक वर्षण का रूप है। और अगर हम एक और देख लें तो हिमपात जो होती है, हिमपात है। ओलावृष्टि है, वर्षण में ही ओलावृष्टि भी जोड़ लो, ओलावृष्टि होती है। ये सभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा जल चक्र के बारे में देख रहे हैं और वो हमने देखा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, जो जल नीचे आ रहा है वर्षण के रूप में वो कहाँ कहाँ जाएगा? जो जल है वर्षण के रूप में नीचे आया था वो पृथ्वी पर आने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद कहाँ कहाँ जाता है? पृथ्वी पर आने के बाद आपको पता चलेगा ये नदी नाले में चला जाता है कि नहीं? नदी नाले में जाता है। और कहाँ जाता है? आप लोगों ने देखा होगा यही भूमिगत जल भी बनता है कुछ मात्रा में, है ना। बनता है। कैसे बनता है? जब आगे चलेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो बना रहे हैं, एक ब्रॉडर व्यू दे रहे हैं आपको, है ना। और कैसे होता है? आपको पता है मिट्टी में भी मिलता होगा ये, मिट्टी में भी मिलता है। ठीक है, मिट्टी में मिलता है। पेड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता होगा, बिल्कुल, पेड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता होगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो वर्षण है जब वो पृथ्वी पर आता है तो नदी नाले होते हुए ये समुद्र में चला जाता है।